हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक का, जिसका नाम है अवेकन द जायंट विदिन और जिसके राइटर हैं टोनी रॉबिन्स। चैनल पर नए हैं तो वीडियो में खोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही बेस्ट बुक समरी आपके लिए लाते रहते हैं। क्या आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन अपने कमिटमेंट्स पर कायम रहना आपके लिए मुश्किल है? क्या आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का ताश का हर पत्ता आपके खिलाफ है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो आपको इस बुक समरी को अवश्य सुननी चाहिए। इसके माध्यम से आप जानेंगे कि कैसे सकारात्मक फैसले लेने से आप एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। अपनी रोचक, सरल और दिलचस्प बातों से लेखक टोनी रॉबिन्स ने कहा है कि कैसे हम खुद पर कंट्रोल कर जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और अंततः अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। कैसे गाने गुनगुनाकर आप चॉकलेट खाने की आदत से छुटकारा पा सकते हैं। किसी से बात करते समय आप अपनी सिचुएशन को दर्शाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो जीवन के प्रति आपके नज़रियों को कैसे दर्शाते हैं। अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए सही फैसले लें और उस पर कायम भी रहें। क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपने कब खुद से कोई वादा किया था? वो सिगरेट छोड़ने का या वज़न कम करने के लिए डाइट पर जाने का न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन तो आपको याद ही होगा। पर क्या आप ये बता सकते हैं कि आपने उसको कितनी ही बार फॉलो किया? नहीं किया ना? सारी समस्याओं की जड़ हमारी यही है कि हमारा मन किसी चीज़ को आसानी से नहीं छोड़ता। तो क्यों ना हम खुद से कुछ छोड़ने की जगह कुछ करने का वादा करें। उदाहरण के तौर पे लेखक कहते हैं कि आप खुद को जंक फूड न खाने के बजाय बस हेल्दी खाना खाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यकीन मानिए, ये आसान होगा आपके लिए। जीवन में बदलाव लाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने फैसले पे कायम रहें, फिर चाहे उसमें कितनी ही परेशानियां क्यों ना आए। उदाहरण के तौर पर आप जरा सोचिए, होंडा को ले सकते हैं। अपने स्कूल के दिनों से ही उनका सपना था कि वो ऑटोमोबाइल के लिए एक पिस्टन रिंग का आविष्कार करेंगे। आखिरकार उन्होंने अपने सपने को हासिल कर लिया। हालांकि उनके रास्ते में बहुत सी ऐसी कठिनाइयां आई जो कि उनका रास्ता रोक सकती थी। जैसे कि एक रुकावट ये थी कि वर्ल्ड वार 2 के समय जापानी सरकार ने उन्हें फैक्ट्री के लिए निर्माण के लिए कंक्रीट देने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कंक्रीट बनाने का नया तरीका खोज निकाला। अपने इन्हीं दृढ़ फैसलों के कारण होंडा ने आज इतनी बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। तो आप भी अपने फैसलों पे अटल रहकर अपने जीवन में सुखद बदलाव ला सकते हैं। शुरू में थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन जब आप एक बार अमल करना शुरू कर देंगे तो सब अपने आप आसान लगने लगेगा। जैसे कि किसी स्मोकर को पहली बार में सिगरेट छोड़ना थोड़ा मुश्किल लगेगा, पर अपनी हर हार से सबक लेकर अगर वो अपने फैसलों पर अड़ा रहे तो जरूर सिगरेट छोड़ सकता है। किसी भी नई आदत को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करने के लिए उसे किसी न किसी अच्छे अनुभव से ज़रूर जोड़ें। लेखक कहते हैं कि हम सबको पता होता है कि बदलाव के लिए किस रास्ते पे चलना है, पर कई बार दृढ़ निश्चय और प्रयासों के बावजूद भी अपनी पुरानी आदतों को बदलना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जो भी करते हैं, हमारा दिमाग उसे अच्छे या बुरे अनुभव के साथ जोड़कर याद रखता है। तो इस बात का फ़ायदा उठाकर हम किसी भी बुरी आदत को बुरे अनुभव के साथ जोड़कर उसे बदल सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, अगर आपको अपनी चॉकलेट खाने की आदत को बदलना है, तो आप ये तय करें कि जब भी आप चॉकलेट खाएंगे, आपको एक बेसुरा सा गाना गाना पड़ेगा, फिर चाहे आप किसी पार्टी में ही क्यों ना हो। फिर देखिए कैसे आपका दिमाग खुद ब खुद ही आपको उसे खाने से रोकता है, क्योंकि हमारा दिमाग उसे गाना गाने के अटपटे अनुभव के साथ जोड़ लेता है। ऐसा करने के साथ ही आप एक नई अच्छी आदत को पुरानी आदत की जगह दे सकते हैं, जो आपके दिमाग को वही सुखद अनुभव कराए। जैसे कि चॉकलेट की जगह आप कोई पसंदीदा फल खा सकते हैं। किसी बुरी आदत को अच्छी आदत से बदलने की तकनीक बहुत कारगर है। इस बात को साबित करने के लिए लेखक ने एक साइंटिफिक स्टडी का उदाहरण दिया है, जिसके अनुसार जिन ड्रग एडिक्ट्स ने अपनी ड्रग्स की आदत को किसी और आदत से बदल लिया, उन्हें ड्रग्स छोड़ने में आसानी हुई। ये आदत कोई भी हो सकता है, जैसे कोई हॉबी या किसी के प्यार का साथ। अपने व्यक्तित्व को बदलने के लिए पहले अपनी सोच को बदलना पड़ता है।
सोचिए, दो लोग जो अभी भी 60 की उम्र के पड़ाव पे पहुँचे हैं, उनमें से एक के अनुसार उसके जीवन के अंतिम दिन चल रहे हैं। अब बस कुछ खास नहीं रहा उसके जीवन में, जबकि दूसरा ईश्वर का शुक्रगुजार है कि उसके जीवन में अभी बहुत कुछ बचा है और उसके पास उसे जीने का मौका है। तो आखिर ऐसा क्या है जो इन दोनों को, एक ही उम्र के लोगों के नज़रिए को इतना अलग करता है? वो है इनकी सोच। हम क्या करते हैं, कैसे हैं, ये सब हमारी इसी सोच पर निर्भर करता है। लेखक कहते हैं कि किसी भी आइडिया को सोच में बदलने के लिए हमारे दिमाग को कुछ सबूतों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आपका आइडिया है कि आप एक अच्छे चेस प्लेयर हैं, तो इस आइडिया को सोच में बदलने के लिए ज़रूरी है कि आपको अपने गेम में लगातार कई बार जीत हासिल हो। ठीक इसी तरह मान लो हमें ज़िंदगी में लगातार 2-4 बुरी घटनाओं का सामना करना पड़े, जैसे कोई अपना हमसे दूर हो गया या हमें कोई नाकामयाबी हासिल हुई, तो हमारा दिमाग ये मान बैठता है कि ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं, ये बस दुखों से भरी हुई है। लेकिन लेखक का इस बारे में ये कहना है कि क्यों ना इंसानी दिमाग की इस आदत को हम पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें। जैसे कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ तो हम उस बात का इस्तेमाल खुद को और मजबूत बनाने के लिए कर सकते हैं। हमें बस खुद से ये कहना है कि अगर मैं इस दुख का सामना कर गया तो आगे और सभी का सामना कर सकता हूँ। अपनी बातों में सही और पॉजिटिव शब्दों का चयन करके आप अपने इमोशन और जीवन के प्रति रवैया को बदल सकते हैं। आप ये जान के हैरान होंगे कि इंग्लिश में इमोशन को दर्शाने के लिए कुल 3000 शब्द हैं, जिनमें से ज़्यादातर किसी न किसी नेगेटिव इमोशन को दर्शाते हैं। तो इसलिए जब भी आप अपनी बात किसी को बताएं तो उसमें इस्तेमाल होने वाले शब्दों का खास ख्याल रखें, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं हमारी सोच भी अपने आप वैसे ही हो ही जाती है। जैसे कि सोचें कि अगर आप एक रोड ट्रिप पर जा रहे हैं और रास्ते में आपकी कार किसी वीरान सी जगह पर खराब हो गई है और आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वापस आकर आप लोगों से जब भी उस ट्रिप का जिक्र करेंगे तो गुस्से और झुंझलाहट की जगह आप इतना भी कह सकते हैं कि थोड़ा मुश्किल सफ़र था। बस इतनी सी बात से आप बड़ी से बड़ी समस्या को छोटा बना सकते हैं। तो आप अपने शब्दों का चुनाव कैसे करें, इसके बारे में लेखक ने उदाहरण देते हुए कहा कि अपने जीवन के सुखद अनुभवों को ज़्यादा तीव्र बातों और बुरे अनुभवों को न्यूट्रल बातों से दर्शाएं। जैसे कि आप खुश हैं और उसे व्यक्त करना चाहते हैं तो कहें, आज मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ। अगर आप बहुत परेशान हैं तो कहें कि मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी। देखिए कैसे शब्दों में फेरबदल करने से उसके अर्थ में कितना बदलाव आ जाता है। ठीक इसी तरह का बदलाव आप अपने रवैये और भावनाओं में भी महसूस करेंगे। अपनी समस्याओं का सही समाधान ढूंढने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले खुद से उसके बारे में सही सवाल करें। अब तक आप ये जान चुके हैं कि अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए अपनी सोच को बदलना ज़रूरी है। तो इस लेसन में हम इंसानी दिमाग की थोड़ी और गहराई में झांक कर जानेंगे कि आखिर में हमें सोचना कैसे चाहिए। हमारे दिमाग की सोच किसी सवाल जवाब की तरह होती है। हम क्या सोचते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम खुद से क्या सवाल करते हैं। जैसे कि अगर आपके साथ 1-2 बार कुछ गलत हो गया तो आप खुद से पूछने लगते हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, तो इसके जवाब में आपका दिमाग आपको नकारात्मक विचारों से भर देता है। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि बुरे वक्त में निराश होकर बार बार मैं ही क्यों या मेरे साथ ही क्यों पूछने की जगह आप खुद से ये पूछें कि इसका हल क्या हो सकता है। इस सिचुएशन में अगर कुछ अच्छा है तो क्या है, कहाँ से इसको सॉल्व करना शुरू करूँ। बस ऐसे ही आशावादी सवालों को आप अपनी आदत में शुमार कर लें। फिर देखें, इंसानी दिमाग को जैसे सवाल वैसा जवाब देने की आदत है, तो आप सही जवाब पाने के लिए सही सवाल पूछने की आदत डाल लें। अपने जीवन के सूत्र खुद बनाएं और अपनी ज़िंदगी को पूरी क्षमता से जिएं। क्या आप पक्के तौर पे ये बता सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या सबसे ज़रूरी है? क्या वो प्यार है या फिर आपकी सेहत या पैसा? अगर आप ये निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले इस कन्फ्यूजन को दूर करें, क्योंकि आमतौर पे ये देखा गया है कि दुनिया में खुश रहने वाले लोगों को पता होता है कि उन्हें किस चीज़ से खुशी मिलती है।
तो अगर आप भी इस बात का पता लगा लें तो खुशियाँ इकट्ठा करना आपके लिए आसान हो जाएगा। मान लीजिए आपको एक बहुत ही बड़ी कंपनी में बहुत अच्छी तनख्वाह की नौकरी मिली है, लेकिन उसके लिए आपको अपने परिवार से दूर विदेश में जाना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप कुछ फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने ज़िंदगी में प्रायोरिटी लिस्ट नहीं बनाई है। एक बार आप ये डिसाइड कर लें कि आपके लिए पर्सनल और फाइनेंशियल ग्रोथ ज़्यादा ज़रूरी है कि परिवार के साथ बिताया समय, तो इस फैसले को लेने में आसानी होगी। अक्सर लोग ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये तय ही नहीं किया कि क्या चीज़ उन्हें खुशी देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई काम हमें खुशी देता है तो हम उसे बड़े ही पैशन के साथ करते हैं और ज़रूर सफल होते हैं। इसलिए ज़िंदगी को खुशी और संतोष से जीने के लिए लाइफ की प्रायोरिटी लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। और याद रहे, इस लिस्ट में आपकी सेहत भी ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सेहतमंद नहीं हैं तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको खुशी नहीं दे सकती। अपनी ज़िंदगी के नियम ऐसे बनाएं जो आपको खुशी दे और अपने आसपास के लोगों को भी इनके बारे में ज़रूर बताएं। जैसे जैसे हम जीवन में अलग अलग एक्सपीरियंस लेते जाते हैं, हमारा दिमाग उसे अच्छी या बुरी याद के साथ जोड़कर एक कड़ी बना लेता है। उसके अंदर ये फिट हो जाता है कि किस बात से उसे खुशी मिलेगी और किस बात से दुख होगा। किसी को तारीफ सुनकर खुशी मिलती है, किसी को पैसा कमाने पर खुशी मिलती है, किसी को अपना सच्चा प्यार पाकर। ऐसे ही हर व्यक्ति के लिए खुशी के मायने अलग अलग होते हैं। तो अपनी खुशियों के लिए आप अपने रूल्स खुद बना सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि कोशिश करें वो रूल्स किसी पर निर्भर ना हो। जैसे कि ज़रूरी नहीं किसी अच्छे काम पर आपको दूसरों की तारीफ से ही खुशी मिले। आप रूल बनाएं कि आप खुद को हर अच्छे काम के बाद कुछ गिफ्ट करेंगे। और दूसरी ज़रूरी बात यह है कि अगर आप अपने किसी करीबी से कुछ उम्मीद करते हैं तो उसे ये बात ज़रूर बताएं, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन के अलग अलग नियम होते हैं। जैसे कि मान लो आप अपने दोस्त से ये उम्मीद करते हैं कि वो आपको रेगुलर कॉल करे, तो उसे ये बताएं, क्योंकि हो सकता है कि आप उसके कॉल न करने को उसकी बेरुखी समझ रहे हों, लेकिन उसके रूल्स के हिसाब से सच्ची दोस्ती में फ़ोन कॉल का ज़्यादा महत्व न हो। अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए अपने हर इमोशन का सही कारण जानना जरूरी है। अब आप जान गए हैं कि अपने जीवन के रूल्स में फेरबदल करके आप कैसे खुशी प्राप्त कर सकते हैं। पर लेखक कहते हैं कि सिर्फ खुशियाँ ही नहीं, आप अपने हर इमोशन को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। आइए देखें कैसे। इस सिलसिले में लेखक कहते हैं कि अगर हम अपने इमोशन के पीछे का असली कारण जान लें तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप बहुत गुस्से में हैं और आपको आसपास की हर चीज़ से चिढ़ आ रही है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका कारण क्या है, लेकिन जब आप ध्यान से सोचते हैं तो पता चलता है कि आप थके हुए थे, इसलिए चिड़चिड़े हो गए थे। थोड़ा आराम करके सब ठीक हो गया। इसी तरह कई बार हमारी बड़ी से बड़ी परेशानी या इमोशन का कारण छोटी सी बात होती है जो हमें अंदर ही अंदर परेशान कर रही होती है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप सभी नेगेटिव इमोशन को नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि अच्छे और बुरे दोनों इमोशन हमारी ज़िंदगी को बैलेंस करने में मदद करते हैं। नेगेटिव इमोशन कई बार हमें आने वाले खतरे से भी सावधान करते हैं, इसलिए हर इमोशन का अपना महत्व है। बस ज़रूरत है तो दोनों का प्रॉपर बैलेंस बनाने का, ताकि इनका असर हमारे व्यक्तित्व पर ना पड़े। एक बार आपने अपने इमोशन का कारण जान लिया तो अगला स्टेप थोड़ा और कठिन है, क्योंकि इसमें आपको उस परिस्थिति को बदलना होगा। पर कई बार हर सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ऐसे केस में हम अपने आप को पॉजिटिव तरीके से समझाकर अपने इमोशन पर कंट्रोल पा सकते हैं। फिर भी कभी आपको लगे इस बार इमोशन पर कंट्रोल पाना आपके बस के बाहर है, तो याद कीजिए वो व्यक्ति जब आपने ऐसे ही किसी सिचुएशन का सामना किया था। जब एक बार आप किसी कठिनाई का सामना कर लेते हैं तो अगली बार के लिए आपको खुद ब खुद ही हिम्मत मिल जाती है। अपने अंदर के बदलाव से समाज में भी बदलाव लाने की कोशिश करें। अभी तक के लेसन में आपने सीखा कि कैसे अपने विचारों, आदतों और सोच पे कंट्रोल करके आप खुद को सफल और खुश बना सकते हैं।
पर जब आप सोच रहे होंगे कि आप चाहे खुद को कितना भी बदल लें, पर आप समाज को नहीं बदल सकते और उसे बदले बिना आपकी सफलता और खुशियाँ अधूरी है। लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने आप में किया गया एक छोटा सा बदलाव भी समाज के बड़े से बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वो प्रभावशाली नहीं है, इसलिए उनको कुछ करने या ना करने से समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच तो ये है कि बदलाव के जो नियम किसी व्यक्ति के लिए हैं, समाज पर भी वही नियम लागू होते हैं। उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि अगर आप अपनी सेहत के लिए बीफ खाना बंद करते हैं, तो बड़े तौर पर आप बीफ की डिमांड को कम करने में मदद कर रहे हैं। अगर बीफ की डिमांड कम होगी तो ज़मीन बीफ के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। वहाँ आलू या अन्य कोई सब्जियाँ उग सकती हैं और कई भूखे लोगों का पेट भर सकता है। यह दूसरा तरीका ये है कि जब आपने अपने इमोशन पे कंट्रोल कर लिया, तो आप दूसरों को भी ये सिखाकर उनकी मदद कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी दोस्त को उदास देखो, तो चुप रहने की बजाय बस यूं ही उसकी तारीफ करके उसे खुश कर सकते हैं। और अगर कुछ ना हो पाए, तो बस अपने खुश और मुस्कुराते चेहरे से मिलने वाले हैं हर एक इंसान का दिन बना सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस बुक समरी से आपको ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। और ये बुक समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेस्ट बुक समरी के साथ। थैंक यू सो मच।